हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम इसकी सेकंड वीडियो बना रहे हैं। पहला हमने एक्सियल पॉइंट पे करा, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं बच्चों हम। और उसके बाद आज हम करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल में डेरिवेशन कैसे करते हैं और फार्मूला क्या आता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले इन सब में याद रखिएगा डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम्स अगर आपको याद है तो आप बाकी सब कुछ खुद ही कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है। तो एक हमारा डाइपोल होगा, तो ये हमें डाइपोल पे निकालना है। ठीक। और इस डाइपोल में दो चार्जेस होंगे, सेम चार्ज, कम मैग्नीट्यूड के, और डाइपोल का डिस्टेंस भी कम होता है काफ़ी। ठीक है। एक मिनट को स्ट्रेट कर देते हैं लाइन को। ठीक है। तो ये 2L होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता होती हैं, तो मैं उनको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसके सेंटर पे बिल्कुल एक पॉइंट बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं O। ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर पे है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो L हो गई और ये जो डिस्टेंस है वो L हो गई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है। ठीक है ना। अब उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है ना। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि सेंटर से आ रहा है। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा जहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है। इसको मिला देते हैं। ठीक है। और इसको भी मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। और इन पॉइंटों पे भी नाम रख लेते हैं A और B। तो ये प्रिपरेशन आपको पहले करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं इन चीज़ों को, जो भी मैंने बात बताई है, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगी। इसका नाम रख लेते हैं EB। और A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगी। इसको रख लेते हैं नाम EA। ठीक है। अब एक और बात समझिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है। अब ये दोनों एंगल थीटा है, और ये जो बाहर का एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो अगले दोनों इंटरनल एंगल का सम होता है, तो यानी कि वो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए अगर सेम वेक्टर, अगर सेम फोर्सेज है, मैं आपको 11th क्लास के क्वेश्चन समझाता हूँ कि अगर सेम फोर्सेज हैं F1 और F2, अगर ये सेम है तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल इनके बीच में आएगा, यानी कि ये थीटा थीटा बराबर होंगे। ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो इस केस में भी जो इनका रिजल्टेंट है इसका, क्योंकि ये देखिए इस डायग्राम की तरह ही है, इस डायग्राम की तरह ही हमारा केस है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहे हैं, इनके बीच में आएगा फोर्स। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम EP ले लेते हैं, वो इनके बीच में आएगी, और ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। इसलिए मैं थीटा पे फोर्स कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये पहले हम देखते हैं EB को। तो EB का जो ये कंपोनेंट है ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ कि जो EB का ये कंपोनेंट है, दिस इज EB साइन थीटा, EB साइन थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट है ये EB कॉस थीटा, राइट। EB साइन थीटा, EB कॉस थीटा। ठीक है। अब EA का देखें, तो EA का देखेंगे तो इधर आएगा EA का साइन थीटा, ये है EA साइन थीटा, और इधर ही इसका आएगा कॉस थीटा, तो यही है EA कॉस थीटा। ठीक है। अब बच्चों एक बात आपको मैंने पहले बता दी थी कि क्योंकि चार्जेस सेम है और इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट, तो जो EB और EA है वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो जो EB साइन थीटा है, EB साइन थीटा है, और EA साइन थीटा है, ये भी इक्वल होंगे, और ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें इनके बारे में
कंसर्न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधे इस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी उसको कंसिडर करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अब मैंने छोटा कर दिया है। एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गया कि जो ओ से पी की डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फॉर्मूले में आर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको आर मान रखा है। क्लियर होगी बात। आप स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ई पी जो है इस समय वो क्या है, हमारा ई पी आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के दोनों कंपोनेंट, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब पहले मैं साइड में ई ए कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो ई ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे केस में आर क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आर क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ए राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थीटा बेस में, तो यानी कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर बेस एल है और परपेंडिकुलर आर है, ये आर परपेंडिकुलर आर है, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और यही हमारा रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट करके साफ लिख देता हूँ, उसको थोड़ा सा गंदा हो गया, एक मिनट। चलिए तो ये हम ढंग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है नीचे क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम इसे, अच्छा अब हमें कॉस थीटा भी लिखना है। तो जो कॉस थीटा है हमारा ये अभी हमने निकाला, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है हमारा एल और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कर देगा, इस वाले स्क्वायर से रूट हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट हटा के, ठीक है ना। और ये इंटू है एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमें आगे यही करना है, ठीक है। तो मैंने 1/2 की पावर में लिख दिया, अंडर रूट को हम 1/2 की पावर लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एक एक्सपोनेंट का लॉ है और वो क्या कहता है कि अगर 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 है, बेस कॉमन है, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, राइट। ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बेस दोनों का एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 की पावर लगी हुई है, यहाँ 1/2 की पावर है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। तो जब आप साइड में 1 प्लस 1/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल पावर जो उसकी है वो 3/2 हो जाएगी, जो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि ऐड करने पे हमारी आई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि सेम यही चीज़, क्योंकि सारे के सारे जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो ई ए का हो चाहे कॉस थीटा हो, यहाँ पे भी देख लीजिए कॉस थीटा यहाँ पे भी ऐसे ही निकलेगा एल अपॉन, तो दो सब कुछ ई बी का भी सेम ही होगा, यानी कि ई बी के केस में भी हमारे पास यही आने वाला है। बट अभी हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये कह के कि जो डायपोल की लेंथ होती है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया इसे, डायपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत बहुत छोटी होती है आर से। तो यहाँ पे हम एल को इग्नोर कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ऐसा हमने पहली डेरिवेशन भी किया था, आपको याद होगा। और अगर बच्चों ने नहीं देखी है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। चलिए तो एल स्क्वायर को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो बचेगा केवल आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 3/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यानी कि ये हो गया आर क्यूब। तो नीचे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट
क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा ई ए कॉस थीटा जो हम निकाल रहे हैं। ये आ गई इसकी वैल्यू हमारे पास। ठीक है ना, हमने देखा कि हमारे पास ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों आ चुके हैं, ये दोनों सेम है। तो क्या आ जाएंगे, ई ए कॉस थीटा कितना हो गया हमारा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा हमारा कितना हो गया, ये कॉस थीटा हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब। और यही हमारा ई बी कॉस थीटा भी है सेम। और जो ई पी है वो इन दोनों का सम है, यानी कि ये 2 बार ऐड होंगे, है ना, ये दोनों आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा, है ना, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ये प्लस ये सेम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ से मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मैं ये l भूल गया था, तो ये l भी आएगा सब में, सॉरी। तो यहाँ पे l आएगा, ठीक है ना, हमने यहाँ पे l लिखा था, जो कि हमारा कॉस का निकालने में आया था, वो l भूल गया था। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होगा, ऊपर क्योंकि 2 आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन आर क्यूब। अब 2 और क्यू और एल पी होता है, राइट। तो हम यहाँ पे ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं, राइट। हमारा फॉर्मूला आ चुका है, बट अब प्रॉब्लम है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन पर ध्यान देते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो डाइपोल होता है उसका जो साइन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है, राइट। तो मैं एक अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस चार्ज गिरा, प्लस चार्ज गिरा, यानी कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, राइट। ये रही हमारी डाइपोल की डायरेक्शन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है वो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में। जो हमारा ई पी है वो आप देख सकते हैं कि वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है और ये प्लस की तरफ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक पी यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, पी यूनिट वेक्टर लेकिन माइनस का हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन कुछ लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन के भी लिखते हैं, सेम ही बात है, मैं नहीं लिख रहा। तो पी इंटू पी यूनिट अपॉन आर क्यूब, और क्योंकि पी यूनिट नेगेटिव साइन लेके बैठा हुआ था तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन का फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन ख़त्म हो गई। आपको इसमें जो ये डायरेक्शन है इसको बताने के लिए ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो डायरेक्शन ऑफ ई और ई जो है अपोजिट है, आप इसको एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं, और इसी कारण से हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है वेक्टर में, ठीक है ना। तो बच्चों ये डेरिवेशन भी ख़त्म होती है इसी के साथ, और नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे हम बहुत जल्दी, और हर 2-3 दिन में एक डेरिवेशन रिलीज़ होती रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मेन पढ़ाई के अंदर डेरिवेशन को घुसेड़ दें, इसे साइड से पढ़िएगा, अलग से करिए इसे, और एक वीक में 2-3 डेरिवेशन करते रहेंगे। 4-5 मंथ हैं, आराम से सारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। तो चैनल बने रहिएगा और साथ चलिएगा तो डेरिवेशन तो पक्का ख़त्म हो ही जाएगी। चलिए ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।